गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर टॉपिक अपना है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर के बारे में कुछ बताऊंगा। पहले जानना होगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या है। इफ ए शेयर होल्डर fails to pay the amount due on allotment or calls। क्या लिख रहे हैं? If a shareholder fails to pay the amount due on allotment or calls within specified period, comma, the directors may cancel his shares। This is known as forfeiture of शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए आप पहले फॉरफीचर क्या है। आप अगर कोई शेयर के लिए सब्सक्राइब करते हो तो इसका मीनिंग हो गया एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिए, आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा जब ड्यू होगा तो देना पड़ेगा। तो अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं देता है तो एक उसके लिए टाइम दिया जाएगा। दैट टाइम के अंदर भी अगर पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर डायरेक्टर लोग कैंसिल कर सकता है। कैंसिल करना ही फॉरफीचर कहलाएगा। कैंसिल जो हुआ फॉरफीचर, इसी बात को फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट the shares can be forfeited only if the article of association of the company empowered two directors to forfeit those shares after giving ए नोटिस। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स को इंपावर करके रखा गया है कि डायरेक्टर चाहे तो ऐसे शेयर को कैंसिल कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। तो व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट हिज शेयर्स में बी फॉरफिटेड और कैंसिल्ड बाय द डायरेक्टर्स। दिस इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर का मतलब हुआ कि अगर आप इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते हो तो आपका शेयर डायरेक्टर के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉरफीचर का मीनिंग। यहाँ एक वर्ड है आफ्टर गिवन ए नोटिस, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ऑफ 14 डेज। उसको जो नोटिस दिया जाएगा उस नोटिस में 14 डे का समय होता है। अगर वो शेयर होल्डर फॉरफीचर से बचना चाहता है तो 14 डे के अंदर में, नोटिस पाने से 14 डेज के अंदर में उसको पूरा कॉल इन एरियर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कंपनी को पे कर देना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर।
इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का क्या इफेक्ट होगा? तो फॉरफीचर करने से शेयर होल्डर का नाम उसके रजिस्टर, मेंबर ऑफ रजिस्टर से कैंसिल हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ फॉरफीचर, the name of the shareholders is removed from the register of members and amount received on these share is forfeited by the company. The forfeited amount is transferred to a newly account known as share forfeiture account. जब हम लोग फॉरफीचर करेंगे तो वो जो मेंबर था उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से कैंसिल हो जाएगा और वो जो पैसा दिया था वो पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेगा और उसको एक नया अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट अकाउंट इज नोन एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कोई शेयर होल्डर से 7 रुपया पेड कर दिया ऑन 500 शेयर्स, तो कॉल सीनेरियर में गया, कॉल सीनेरियर में ₹3 गया। तो अगर कोई शेयर होल्डर फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं देता है तो इसका मतलब हुआ ऑलरेडी वो 7 रुपया दे चुका है और उसके पास शेयर था 500। कल को वो फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया, उसको हम लोग एगो प्रॉपर नोटिस भेज दिए, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं दिया तो इसका ये 500 जो शेयर था ये फॉरफिट हो जाएगा। 500 शेयर फॉरफिट हुआ और उसका कॉज आया कॉल सीनेरियर के चलते। कॉल सीनेरियर 500 इंटू 3 1500 रुपया के चलते उसका शेयर कैंसिल हो गया, लेकिन ऑलरेडी वो पे कर चुका था। 500 शेयर का 7 रुपया, 3500 वो ऑलरेडी पे कर चुका था, तो उसका नाम मेंबर रजिस्टर से खत्म कर दिए क्योंकि वो 1500 नहीं दिया। अब वो जो 3500 दिया था ये कंपनी के लिए इनकम हो गया। इसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। वो एक अकाउंट में चला गया जिस अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये हुआ अबाउट द फॉरफीचर। तो फॉरफीचर को सिंपल बोलते हैं व्हेन ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट his share may be forfeited by the directors if the article of association empowered the directors. The directors provide a notice of 14 days in order to forfeit those shares. The amount already received by the company is income for the company and transferred to a newly account. That account is share forfeiture account. चलिए अब इसका स्कीम ऑफ एंट्रीज की तरफ चलते हैं। ये देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगा? पहला नंबर, जो शेयर फॉरफिट हो रहा है वो शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार था। शेयर जब हम लोग ओरिजिनल इशू करते हैं तो 2 केस होता है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। यहाँ पर एग्जाम्पल रखें, उस शेयर को फॉरफिट करना है जो ओरिजिनली इशूड एट पार। जैसा बोले थे फॉरफीचर का मतलब ओनरशिप कैंसिल हो जाएगा, मेंबर रजिस्टर से उसका नाम हटा देंगे, इसलिए इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जितना शेयर फॉरफिट करेंगे उसका अमाउंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप, जितना मांगे थे। नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप, जितना मांगे थे उतना से कैपिटल को डेबिट कर देंगे। फॉरफीचर का कारण था टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहने का मतलब ये हो गया अमाउंट अनपेड, जितना पैसा वो नहीं दिया था, अमाउंट नॉट पेड। तो एंट्री हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट और टू कॉल्स इन एरियर, टू जो पैसा वो दे दिया था, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जो पैसा हमको मिल चुका है। ये हो गया तो एंट्री हो गया। तो एंट्री क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर। अमाउंट को ध्यान से निकालिएगा। अब मान लीजिए कि वो जो शेयर इशू हुआ था वो प्रीमियम पे था, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, और खास बात है कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है। प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है कहने का एक मीनिंग हुआ, सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ था और जो कॉल्स इन एरियर हुआ है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हुआ। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, शेयर होल्डर अलॉटमेंट देने के बाद कॉल फेल किया, या ऐसा भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम था और शेयर होल्डर अलॉटमेंट से फेल हुआ। कहने का ओवरऑल मीनिंग है कि शेयर होल्डर जहां फेल किया जिस इंस्टॉलमेंट पे, उस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम नहीं था, प्रीमियम उसके पहले ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। तो ऐसे केस में फॉर फ्यूचर का जो ऊपर वाला एंट्री है वही एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब बाद बाकी जो पैसा मिल गया था टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहां होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप, ये होगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये होगा अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। तो शेयर ओरिजिनली एट पार इशू हुआ हो, अब प्रीमियम पर इशू हुआ हो, अब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, तो दोनों एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों 100% एक जैसा होगा। अब लेकिन यहां बात चेंज करते हैं, शेयर आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, अब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब आप बोल सकते हो अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम है और शेयर होल्डर अलॉटमेंट ही फेल कर गया, फिर कॉल फेल कर गया, ऐसे शेयर को फॉरफिट करना है। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में वही नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट जो था उसको डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब हम लोग ड्यू करते हैं तो क्रेडिट कर दिया जाता है, क्रेडिट करके इनकम मान लेते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर उसका पैसा नहीं देता तो उस इनकम को कैंसिल करना होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम, प्रीमियम का जो रेट था, और उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर वैसे ही हो जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये अनपेड कॉल हो जाएगा।
ये ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं। तो अगर एंट्री को देखिए आप, फॉरफीचर का एंट्री एक जैसा है। फॉरफीचर का मतलब ही हुआ है कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कैंसिलेशन का कारण में कॉल सीनियर है, तो टू कॉल सीनियर, जो पैसा मिल चुका था वो टू शेयर फॉरफीचर। बट अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है, अब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो हमको फॉरफीचर के समय में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे, डेबिट करके उसका प्रीमियम कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये देखिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर करने का मतलब जिस शेयर को फॉरफिट किया गया था, जिस शेयर को कैंसिल किए थे, हम लोग उस शेयर को दोबारा री इशू कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं री इशू एट पार। तो हम लोग जितना शेयर री इशू करेंगे, एट पार का मतलब हो गया जिस दाम का शेयर है उसी दाम में इशू कर देंगे। अच्छा, री इशू आप फुल्ली पूरा शेयर इशू कर सकते हो, या पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन आल्सो बी री इशूड। ये डिपेंड करता है कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कि जितना फॉरफीचर हुआ था सारा री इशू किया जाएगा कि थोड़ा बहुत री इशू करेंगे। तो री इशू अगर करते हैं तो एट पार का मतलब क्या था, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया लेंगे। ऐसे केस में एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है री इशू एट प्रीमियम। कंपनी शेयर री इशू कर रहा है लेकिन री इशू प्रीमियम पे कर रहा है, इसका मतलब 10 का 12, 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। ऐसे केस में एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अगर हम शेयर इशू करते हैं फॉरफिटेड शेयर को तो एट पार कर सकते हैं। तो देखिए बैंक टू कैपिटल, अब प्रीमियम करेंगे तो बैंक टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। और कर सकते हैं नंबर 3, यही बेसी भाग मिलेगा री इशू एट डिस्काउंट। से 10 का शेयर है और 8 रुपया में री इशू हो रहा है। ये वाला शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। कारण है जब फॉरफीचर किए थे तो इस शेयर को फॉरफिट करने में प्रॉफिट हुआ था, तो आज हम इस शेयर को लॉस में री इशू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जितना शेयर के अगेंस्ट में प्रॉफिट हुआ था उससे ज्यादा लॉस पे री इशू नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो री इशू किया जाएगा फॉरफिटेड शेयर, उस पे मैक्सिमम लॉस कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम लॉस परमिसिबल है। तो बोला जाता है फॉरफीचर के समय में जितना गेन हुआ था उतना मैक्सिमम लॉस एज्यूम करके री इशू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो दिए थे कि 10 का शेयर है, 3 रुपया कॉल नहीं मिला, 7 रुपया मिल गया था, तो वहां पे इनकम के रूप में 7 रुपीज पर शेयर था। तो ऐसे शेयर को आप 7 रुपीज लॉस पे री इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा लॉस पे नहीं री इशू कीजिएगा। तो यहाँ लिख दिए हम 10 का शेयर हम लोग 8 में बेच रहे हैं, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिला और लॉस जो हुआ उसका भी वही नाम रख देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जिस नाम से प्रॉफिट था उसी नाम को लॉस के केस में रख दिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब री इशू करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा एट पार एट प्रीमियम ये नॉर्मल हुआ, और डिस्काउंट में री इशू करते वक्त डिस्काउंट का जो पैसा होगा वो फॉर फ्यूचर के नाम से रखा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस कहने का मीनिंग फॉर फ्यूचर करके री इशू किया गया। इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली और फाइनली कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इशू।
प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर्ड। इस पूरे प्रोसेस में, फॉरफीचर से लेकर रीइश्यू तक के प्रोसेस में अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट ही होता है। तो बोला गया है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर्ड, ये कंपनी का कैपिटल इनकम है, ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, कैपिटल रिसीव्ड हुआ, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना शेयर फॉरफिट किए थे, अगर टोटल शेयर रीइश्यू कर दिया जाए तो प्रॉफिट निकालना आसान होता है, प्रॉफिट माइनस लॉस कर देंगे। लेकिन ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, जितना शेयर फॉरफिट हुआ है, अगर सारा रीइश्यू हुआ है तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फॉरफीचर 500 शेयर है, रीइश्यू 300 शेयर है, तो प्रॉफिट फॉर 300 शेयर कन्वर्ट करके लाना होगा। इस एंट्री में अमाउंट को खासा ध्यान देना पड़ता है। जितना शेयर रीइश्यू हुआ है, नंबर ऑफ शेयर जो रीइश्यू हुआ है वो मेन होता है। तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड जो हुआ है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें से जो लॉस होगा माइनस करने के बाद जो आएगा, उस अमाउंट को यहां ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि हम लोग जो फॉरफीचर से प्रॉफिट होगा, उसमें से लॉस माइनस करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो फॉरफीचर के केस में ओवरऑल 3 एंट्री होता है। इस साइड देखिए, पहला एंट्री जो था वो फॉरफीचर का था। अलग अलग सिचुएशन में फॉरफीचर का एंट्री है। फॉरफीचर का ओवरऑल एंट्री हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर। उसके बाद इस शेयर को री इश्यू करेंगे। री इश्यू माने इश्यू ऑफ शेयर, नॉर्मल एंट्री है बैंक टू कैपिटल, प्रीमियम होने से टू प्रीमियम। हाँ, ये शेयर डिस्काउंट पे री इश्यू हो सकता है, डिस्काउंट का नाम शेयर फॉरफीचर लिख दें। लास्ट में फॉरफीचर का जो नेट इनकम है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं शेयर फॉरफीचर के केस में थ्री एंट्रीज होता है। पहला फॉरफीचर करने का, दूसरा री इश्यू करने का, और तीसरा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। तो ओवरऑल ये हुआ फॉरफीचर, जिसमें बताया गया फॉरफीचर है क्या, क्यों फॉरफीचर करते हैं, और फॉरफीचर का इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद फॉरफीचर का जर्नल एंट्री, री इश्यू का जर्नल एंट्री, एंड लास्ट में कैपिटल रिजर्व। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर को बार बार सुनिए, मीनिंग क्लियर हो जाएगा, और उस मीनिंग से आपको जर्नल एंट्री समझने में सुविधा होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।